सो वी आर एट द एंड ऑफ द टॉपिक गॉस लॉ, राइट। अभी हम पहले गॉस लॉ के जो क्वेश्चंस आए हैं जरा उनका पैटर्न देख लेते हैं बेटा। देखो, चार्ज इनक्लोज्ड ई एंड माइनस ई है किसी गॉसियन सरफेस में और फ्लक्स पूछा है। चार्ज इनक्लोज्ड माइनस क्यू और प्लस 3Q है और फ्लक्स पूछा है 2 साल, है ना। ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, डेरिवेशन पूछा है 2010 में, 2014 में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस तरीके का न्यूमेरिकल पैटर्न देखो 2 साल पूछा गया, पैटर्न सेम है। इनफैक्ट 1 साल और पूछा गया है, लेकिन मेरे पास इस समय 3-4 साल के पेपर एग्जैक्टली मौजूद हैं और बाकी डिपेंड कर रही हूँ मैं बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं। तो ये पैटर्न में मैं बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। ये 2022 के लिए एक्सपेक्टेड है। ये या तो ये डेरिवेशन या शीट का डेरिवेशन ये काफ़ी समय से नहीं पूछा गया है, तो बहुत एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अभी इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द गॉसियन सरफेस 3 के बाद नहीं पूछा गया है ये, लेकिन मुझे ध्यान आता है कि जब मैं पेपर पलट रही थी तो इसके अलावा भी 1-2 बार पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से ये भी 2020 के लिए एक्सपेक्टेड है। आगे देखो, 2004 में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देके फ्लक्स की यूनिट पूछी है। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर तुम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर इसी तरह से पैटर्न स्टडी करके और एक गेस पेपर बनाओगे ना, तो उसमें से 90% से ज़्यादा तुमको पैटर्न फॉलो करता और क्वेश्चन फंसते हुए दिखाई देंगे। तो इन पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, या तो ऐसे या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज इनक्लोज्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्फीयर पूछा है। Q/ε0 होता है, कैलकुलेशन करना है यहाँ पर केवल। तो तुम देख रहे हो चार्ज इनक्लोज्ड और फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये सवाल देखो कितनी बार पूछा गया है। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 मार्क्स और 1 मार्क के पार्ट में पूछा गया है स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना कितना इम्पॉर्टेंट है ISC 22 के लिए, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर पूछी है, गिवन है, और किस डिस्टेंस पर है वो भी गिवन है, और तुमसे चार्ज डेंसिटी पूछी है। इसमें एक साल ये वैल्यू है और दूसरे साल ये वैल्यू चेंज कर दी है, पर पैटर्न सेम रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर गिवन है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा पूछी है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी पर क्वेश्चन या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा गया है। हालांकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, जिसका सवाल आज हम करेंगे, तो वो शीट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करना हो गया। तो मेरे हिसाब से अच्छा, स्फीयर के लिए ग्राफ प्लस स्फीयर का चार्ज मतलब स्फीयर का प्रूफ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिन पॉइंट्स को हम यहाँ पे रिजल्ट में फाइनली फोकस कर रहे हैं उसमें ऐड कर लो 2022 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हॉलो मतलब अगर कंडक्टिंग है तो सॉलिड होने पर भी वो हॉलो ही रहता है, समझ लो, है ना। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो, इसका प्रूफ और इसका ग्राफ, और 2 के लिए E ड्यू टू चार्ज्ड शीट। तो ये आ गया गॉस लॉ पर बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस जिनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है। इनको बहुत ध्यान से आप कॉपी कर लोगे और ध्यान रखोगे कि जब रिवीजन कर रहे हैं तो इन्हें प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और सबसे पहले मैं HC वर्मा के कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ जो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप गॉस लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर आप इन सवालों को समझ लेते हैं तो एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है दैट Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A/2 अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर
विच इज हैविंग साइड ए, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो देखो एक स्क्वायर है, यहाँ ये ध्यान दो कि एक स्क्वायर है और उससे a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है परपेंडिकुलरली ऊपर, है ना, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड है a। तो उन्होंने कहा कि इस स्क्वायर की सरफेस से इसकी वजह से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो बताओ। अब हमें पता है कि भाई गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस पर अप्लाई होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे क्लोज सरफेस से कवर कर लेंगे पहले। तो देखो कैसे कवर करेंगे। मैंने एक क्यूब कंसीडर किया जिसकी साइड ए है, जो कि उस सरफेस की डायमेंशंस थी जिस पर वो चार्ज है। अब वो चार्ज इस क्यूब के अंदर कवर हो गया और इस क्यूब की कितनी सरफेस हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये नीचे वाली 6 सरफेसेस है क्यूब की। तो मैंने इसको एक क्लोज्ड क्यूब के अंदर कर दिया और अब हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान है। इस स्क्वायर, इस सरफेस को मैंने एक क्यूब पूरा कर दिया और अब चार्ज इसके अंदर है, ये a/2 है और मतलब चार्ज a/2 ऊपर है फ्लोर से और ये डायमेंशन पूरा ये साइड a है, ठीक। तो अब इस सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है क्लोज सरफेस से, वो कैसे मिलता है गॉस लॉ से, इट इज चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे क्यूब से जो चार्ज फ्लक्स बाहर आ रहा है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा कि क्यूब की जो 6 सरफेसेस हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तो 6 सरफेसेस से सिमेट्रिकली जो फ्लक्स बाहर आ रहा है दैट इज टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि चार्ज से जो रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकल रही थी और जो ये सरफेसेस हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर 6 सरफेसेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ एक सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा दैट विल बी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक। अगले सवाल को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जो मतलब एक और तरीका है जो आपको सीखने के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, E इज 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट जे कैप, जहाँ E नॉट की वैल्यू दी है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया दिस, मैग्नीट्यूड इतना, एंड विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो अब YZ प्लेन का मतलब हो गया ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है ये प्लेन YZ प्लेन है। तो जो एरिया YZ प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई, X डायरेक्शन हो गई। तो एरिया वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर लिखा जा सकता है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो YZ के परपेंडिकुलर X डायरेक्शन है, तो X डायरेक्शन की जो यूनिट वेक्टर है वो इसके मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ दो तो ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया। तो अब फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए हम लेफ्ट साइड ऑफ गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। लेफ्ट साइड ऑफ गॉस लॉ क्या कहता है, E डॉट A is the flux coming out of the surface। तो E डॉट A is flux coming out of the surface, E की वैल्यू ये और A की वैल्यू ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकालना हम सबको आता है। देखो I डॉट I हो जाएगा 1 और J डॉट I हो जाएगा 0, यानी सिर्फ I का जो टर्म है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम लिखेंगे कि फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दिस सरफेस इज E डॉट A, तो फ्लक्स इज 3/5 E डॉट इंटू 0.2, I डॉट I हो जाएगा 1। तो फ्लक्स कमिंग आउट इज दिस, E डॉट की वैल्यू रख दो 3/5 0.2 और साथ में E डॉट की वैल्यू। जब 3/5 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.6 हो गया था और E डॉट की वैल्यू रखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, 240 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये बढ़िया सवाल है और ये सवाल इम्पॉर्टेंट सवाल है। एससी वर्मा का ही क्वेश्चन नंबर 22 है। 2 लार्ज प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं,
और इन पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट R। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। हमको पता है कि चार्ज शीट अगर नॉन कंडक्टिंग होती थी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इंटरेस्टिंगली दो ऑपोजिट चार्जेस को पैरेलल टू ईच अदर जब रखा गया तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये पूरे सरफेस पे ना फैलकर सिर्फ इसी सरफेस पे कन्फाइंड हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी सिर्फ इसी सरफेस पे कन्फाइंड हो जाएगा, बावजूद इसके कि ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बाउंड कर लेंगे और ये इन चार्जेस को दूसरी सरफेस पे नहीं जाने देंगे। तो ये जो केस है ये होने को तो कंडक्टिंग शीट है, लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें ये बिहेव कैसे कर रहा है, अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन ये सिंगल चार्ज्ड एरिया सरफेस है, सिर्फ एक सरफेस पर ही एरिया है Q/A जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक, तो अब इस सरफेस की वजह से जो फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, क्योंकि उसमें डबल चार्ज दोनों साइड में देना पड़ता था सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो अभी यहाँ पर हमको वो फॉर्मूला लेना है जो हमने नॉन कंडक्टिंग शीट का लिया था जिसमें सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज रिसाइड कर रहा था। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू माइनस चार्ज। तो हम कहेंगे E ड्यू टू निगेटिव चार्ज प्लेट इतना, और E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज ऑल्सो सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये खासियत है इन दोनों चार्ज प्लेट्स की, जब इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट एक दूसरे के सामने रखी जाती तो ये बाउंड चार्ज हो जाते हैं और ये एक ही सरफेस पे कन्फाइंड रहते हैं। तो अब P पॉइंट पे देखो, निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, फील्ड लाइंस तो वैसे ही होंगी ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो निगेटिव प्लेट पर अंदर की ओर आती और पॉजिटिव प्लेट की वजह से दूर जाती। तो ये है E माइनस और ये है E प्लस, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर सेम है तो दोनों की वजह से जो फील्ड है वो इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड हो जाएगी 0। बीच वाले पॉइंट पे देखो, निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गई और वैल्यूज ये, तो E नेट हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब रिजल्ट कितना हो गया, E नेट हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में किसी पॉइंट पे फील्ड इतनी होगी और P पर जिस लॉजिक से फील्ड 0 हुई थी उसी लॉजिक से R पर भी फील्ड 0 हो जाएगी। तो इस तरीके का सिस्टम जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहलाता है, तुम देखो कि फील्ड जो है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच कन्फाइंड होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बजाय स्पेस में स्प्रेड करने के इस स्पेस में कन्फाइंड हो जाती है, और इसीलिए हम इस डिवाइस को कहते हैं एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज 18th क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड क्लोज टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट। एक चार्ज पार्टिकल है जो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा हुआ है और प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड फोर्स ऑफ प्लेट ऑन द चार्ज। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो प्लेट पर चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो इक्वल होगा चार्ज पे प्लेट की वजह से जो फोर्स है। अब प्लेट पर चार्ज की वजह से फोर्स निकालना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्लेट की वजह से फोर्स चार्ज पे निकालना आसान है। तो हम कहेंगे कि दोनों में से कुछ भी पूछा गया हो, हम तो चार्ज पर प्लेट की वजह से फोर्स निकालेंगे
और दोनों ही का आंसर सेम होगा। तो देखो प्लेट की वजह से चार्ज पे फोर्स कैसे निकाला। फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू प्लेट इज चार्ज की वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, Q इंटू E इज फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, तो फोर्स हो गया Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, नॉन कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की वैल्यू रख दी, सिग्मा की वैल्यू रख दी, 2 रख दी और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी। बस अब तुमको केवल कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है और इसका आंसर आएगा। अब आ जाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के मेंस और नीट के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखो 2019 का है कि ये एक शेल है, कंडक्टिंग शेल। ठीक है, इसकी जो इनर रेडियस है वो A है और आउटर रेडियस B है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसके अंदर एक डाइपोल रखा है ऑफ डाइपोल मोमेंट P। इसके अलावा इस सरफेस पर Q चार्ज रखा हुआ है, शेल पर Q चार्ज कैरी कर रहा है। तो तुम सोच सकते हो कि जो Q चार्ज शेल को दिया गया होगा वो कहाँ पर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुम्हें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शंस देखो, चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल is uniform and it is equal to this much. Second option कह रहा है charge density on outer surface depends upon the dipole moment. Third option कह रहा है the charge density on the inner surface is 0. और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि electric field due to shell is same as that of the point charge at the center of the shell. तो तुमको 2 सेकेंड दे रही हूँ, फटाफट आंसर सोचो। एक ही आंसर सही है, दिस इज ओनली 1 करेक्ट आंसर, तो ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। ठीक है ना। अब इसका आंसर समझो। इनर सरफेस पे जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो वैसे तो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है दो चार्जेस की वो इतनी छोटी होती है कि वो हम इस रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अंदर -Q और +Q चार्ज है, तो जो फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दिस सरफेस होगा, इनर सरफेस, दैट शुड बी 0। तो अंदर की सरफेस पर कोई चार्ज हो, मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज इनक्लोज्ड है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्मा ऑन आउटर सरफेस डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल। ये जब -Q और +Q हैं, ऑपोजिट और इक्वल चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज इनक्लोज 0 है, इसका असर बाहर आएगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है। इलेक्ट्रिक शील्डिंग में हम लोगों ने देखा था कि कुछ भी हो जाए, कंडक्टिंग मटेरियल बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को बिल्कुल आइसोलेट कर देता है। तो ये ऑप्शन तो आउटलाइटली खत्म हो जाता है कि सिग्मा ऑन आउटर सरफेस डिपेंड्स अपॉन दी डाइपोल मोमेंट। सिग्मा ऑन इनर सरफेस इज 0। अब इस पर आप बहुत डीपली सोचें, और अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं माने, तब फिर इस पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस क्योंकि इस सरफेस से अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, तो अंदर सरफेस पे चार्जेस भी होंगे और यूनिफॉर्म भी नहीं होंगे। माइनस चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और प्लस चार्ज की तरफ निगेटिव चार्ज कलेक्टेड होगा, तो यूनिफॉर्म भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। ये ऑप्शन अकेले है जो बिना डिस्प्यूट के सही है। देखो डिस्प्यूट के बिना कैसे सही है। अंदर वाले किसी भी चार्ज की बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। बाहर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q की, क्योंकि यहाँ पे बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो ये Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये आइसोलेट कर रहा है बाहर के चार्ज को। ठीक, तो बाहर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें पता है कि अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्म,
तो उसे कैसे डील करते हैं कि सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन किसी डिस्प्यूट के बिना करेक्ट है, और क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक गॉसियन सरफेस है S, जिसके अंदर 2 चार्जेस है और बाहर 1 चार्ज है। ये 2004 का क्वेश्चन है और पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S किन ऑप्शंस में के साथ सही करेक्ट जा रही है। पहला ऑप्शन है ड्यू टू Q2 ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S होगा, दूसरा है ड्यू टू ऑल चार्जेस, तीसरा है 0 और चौथा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ओनली। तो मैं फिर से तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट सोचो और बताओ। आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि अंदर वाले चार्जेस का ही असर या कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस से, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल 0 है। फिर उन्होंने कहा कि ड्यू टू ऑल चार्जेस, नहीं, केवल अंदर इनक्लोज चार्जेस की ही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है। ये -Q1 है, ये +Q1 है, क्योंकि इनक्लोज चार्ज 0 है तो सर्टेनली फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज 0। तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अब ये एक क्वेश्चन है जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना था। उन्होंने एक एरिया दिया हुआ है, इस एरिया के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये 3D में है, ठीक। पूछा है फ्लक्स थ्रू द एरिया। अब हम सीख चुके हैं कि अगर फ्लक्स थ्रू द एरिया निकालना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दिया हो तो हम E.A से निकाल सकते हैं। तो हम तो हमें पता है E0 x कैप दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है केवल, लेकिन एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना हमको सीखना है। एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है बच्चों कि आप गिवन एरिया के 2 साइड्स, ये पैरेललोग्राम है देखो, तो एक ये साइड ले लो OA साइड और एक ये साइड ले लो OB साइड। तो OA क्रॉस OB ये एरिया वेक्टर देगा इसका। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखो, आप OA के अलोंग अपना हाथ रखेंगे, OA के अलोंग अपना हाथ रखेंगे और फिर फिंगर्स को पहले स्ट्रेच करो राइट हैंड को, फिर OA क्रॉस OB कैसे निकालोगे, जो पहला वेक्टर है उसके अलोंग स्ट्रेच्ड पाम राइट हैंड साइड का रखो, फिर फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो कि वो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाए। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो OA क्रॉस OB बताएगी। तो OA क्रॉस OB इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर आता है। ये है तरीका क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को जानने का। विजुअलाइजेशन हमेशा हमको लॉजिक समझने में मदद करता है, तो हम मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सेफली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार विजुलाइज करके देखें कि सिचुएशन क्या है। तो 3 डायमेंशन में देखो, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो y, z और x एक्सिस। अगर y, z और x एक्सिस समझ में आ गया है तो अब इस प्लेन को देखो, ये प्लेन एक्चुअली इस तरीके से है। इसके जो 2 एंड्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, वो ओरिजिन पर है और ये 0a0 यानी y एक्सिस पर है। जो ये एंड है वो zx प्लेन में है, देखो ये एंड zx प्लेन में है, और ये जो तीसरा एंड है ये तीनों कोऑर्डिनेट्स रख रहा है ये। तो ये प्लेन ऐसे है, ठीक है। तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, या तो आप उसे नीचे की ओर ले सकते हैं या आप परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, पर वो इस तरीके से इंक्लाइंड होगा। तो देखो सवाल कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E0 x कैप उन्होंने दिया है, एरिया वेक्टर निकालेंगे 2 साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ये साइड कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है ना। तो देखो हमारा जो OA है उसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगा a y कैप। इसी तरह से OB में 2 टर्म्स आएंगे, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। यानी
एक x का इंटू एक्स कैप और दूसरा z का कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू z कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो y क्रॉस x, इसको पहले टर्म को क्रॉस प्रोडक्ट करो तो y क्रॉस x दैट इज माइनस z कैप, और a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इसको इससे करो, y क्रॉस z तो ये x कैप हो गया, ठीक, ये x कैप हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका देखो। अब हमारे पास a कैप आ गया और e वेक्टर भी है, a वेक्टर भी है, e वेक्टर भी है। e डॉट a करेंगे तो e नॉट x कैप डॉट ये पूरा एक्सप्रेशन, इसमें केवल x कैप कंट्रीब्यूट करेंगे, x कैप 1 हो गया, e नॉट a स्क्वायर और x कैप z कैप इन दोनों का प्रोडक्ट 0। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करेंगे गॉस लॉ को कॉन्फिडेंस गॉस लॉ में पाने के लिए।